हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेशन में। आप लोगों को पता है कि इस टाइम आप लोगों का क्वेश्चंस रिव्यू होता है, तो आंसर राइटिंग रिव्यू हम करेंगे। जिन बच्चों ने मुझे पर्सनली क्वेश्चंस भेजे थे, लाइक जाहिद, उनका मिसिंग है आज क्वेश्चंस मेरे पास, उनका कल रिव्यू होगा। इसके साथ साथ बबली, उनका भी मिसिंग है, उनका भी कल रिव्यू होगा। महक, उनका भी मिसिंग है, उनका भी कल रिव्यू होगा, क्योंकि मैं अपना फ़ोन आज नहीं ले पाया था, मतलब लाया नहीं था, भूल गया था। तो बाकी जिनके ग्रुप में आए थे मैसेज, उनके मैंने रिव्यू किए हैं, मतलब मैं करने वाला हूँ। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि क्या पॉसिबल चीज़ों को आप लोगों ने सही किया है, कहाँ पर गलतियाँ जो कि तू रखी है, किन चीज़ों में बदलाव किया। मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, कई सालों से आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, IR के कंटेक्स्ट में आप मुझे देखते हैं। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन सीसेट के बैच के बारे में है। सीसेट का बैच आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बैच के कंटेक्स्ट में दिखाई देता है, जिसका प्राइस वर्तमान में 1999 है शुरू के 50 बच्चों के लिए। तो टोटल 50 बच्चों के लिए शुरू की जो फीस है वो आपको 1999। तो बहुत बेहतरीन बैच है। सीसेट की कमी को दूर करें, सीसेट पर काम करें। योगेश सर इस बैच को बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा इस पर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे से सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देख लेते हैं भाई क्या लिखा है बच्चे ने क्वेश्चंस में, किस तरीके से क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश की है, क्या इन्होंने समझाया है। क्वेश्चंस में कुछ अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो उम्मीद है उसी के हिसाब से इनको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। क्या आपको लगता है कि सरकार मीडिया को नियंत्रित कर रही है? ठीक है। क्या मीडिया को दो भागों में बटा हुआ है? ठीक है। मीडिया उन संचारों, चैनल और संदर्भित करता है जिनके माध्यम से हम समाचार, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र आदि के माध्यम से समाज को सूचना प्रदान करते हैं। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन वर्तमान में मीडिया की स्थिति बद से बदतर हुई है। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट इंट्रो है, सटीक इंट्रो है। कहीं भी कोई चीज ऐसी इन्होंने नहीं है जहां पर इसे इलिमिनेट किया जा सकता हो। तो इंट्रो एक परफेक्ट इंट्रो के कंटेक्स्ट में आपको नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। मीडिया के लाभ, मीडिया की हानि, फर्ज। ठीक है, मीडिया के लाभ की हम बात करें तो सूचनाएं आदान प्रदान करने में आसानी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए सहायक, सभी वर्गों की बात माध्यम, फर्जी जानकारी, समय का नुकसान, सच्चाई से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, प्रमोशन एवं विज्ञापन के लिए प्रयोग, सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कोई बिल्कुल यहां तक बैलेंस अप्रोच रखी है। सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रण, हाथरस कांड, हाथरस कांड में मीडिया को सच दिखाने के लिए प्रतिबंधित किया। बच्चे एग्जाम्पल से पहले दो लाइनें लिख देते कि आजादी के टाइम से, आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम से ही मीडिया को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लॉर्ड रिपन के टाइम पर मीडिया को लिबरेट या मीडिया को थोड़ा सा लिबरल किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार चीजों को मीडिया को सरकार ने नियंत्रित किया। यही हमने इंदिरा गांधी के समय पर देखा और वर्तमान में ये देखने को मिला। एग्जाम्पल लिखते हो, लेकिन पता नहीं ध्यान। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार ने साइट ब्लॉक कर सकती है, इसके पास शक्ति है। पोस्ट, भड़काऊ, मानहानि, अश्लील सामग्री हटाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। मणिपुर हिंसा के सरकार में जल्द से जल्द सामग्री सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करे। क्या यह मीडिया कंट्रोल कर रही है? यह तो आपने सरकार की जिम्मेदारी बना दी कि भैया गलत है तो ही वो कंट्रोल करेगी। मीडिया का एक मेन स्ट्रीम बहुत अच्छे से सरकार नियंत्रित करती है। आपने कहा कि सर जी ये पोस्ट, भड़काऊ, मानहानि ये आने चाहिए ये बाजार में, भारत समाज में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, तो अर्थात सरकार रिटर्न, मतलब इस पर नियंत्रित, तो नियंत्रण कहां हुआ? ये तो रेगुलेशन हुआ। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको नियंत्रित करे। नियंत्रित का मतलब है कि सरकार अपने फेवर में यूज कर रही हो। तो यहां पर आपका कंटेक्स्ट गायब। पूजा, सॉरी, पता नहीं कहां, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करती हो तुम, हैं काजल। मणिपुर हिंसा में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ऐसी अश्लील सामग्री पर IT एक्ट 66 में सजा का प्रावधान है। सरकार 3 साल की सजा का 5 लाख का जुर्माना लगा सकती है। बहुत बढ़िया प्रावधान भी लिख दिया। सरकार समय समय सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइन जारी करती है। ये है कि सरकार ने सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया है। आपने सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को बताने की कोशिश की है। बच्चे, सवाल यह था कि क्या मीडिया सरकार के दबाव में काम कर रहा है? क्या सरकार मीडिया को नियंत्रित कर रही है? डू यू थिंक? पूरा आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल इंट्रो और उसका जो अगला पार्ट है उसे छोड़ दिया जाए तो
सरकार द्वारा कुछ मिनटों में चैनलों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सरकार के विपक्ष, जनता की बात, चुनौतियां, मीडिया द्वारा सरकार की इच्छानुसार कार्य करना, मीडिया में लोकतंत्र की भूमिका 162 ठीक है मानी जाती, राजनीतिक ध्रुवीकरण ठीक है, असामान्य भागीदारी, सोशल मीडिया की भागदौड़ में बड़े बड़े व्यवसाय को सौंप जैसे अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, विदेशी हस्तक्षेप, सोशल मीडिया का राष्ट्र एवं समाज को विभाजित करने के इरादे से साइबर युद्ध के उपयोग, सोशल मीडिया नकारात्मक, मीडिया नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक सच्चाई का पता लगाकर लोगों को सही जानकारी सुनिश्चित कराना चाहिए ताकि जनता को कम और हानिकारक सामग्री पहुंचे। नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक पहलू भी रखें जिसे नहीं भैया बिल्कुल बिल्कुल इंट्रो जो चाहिए था नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं अपनी बात कहने में बिल्कुल ही विफल रही। और कितनी बार इस क्वेश्चंस को बताऊं मैं, कितनी बार, क्या कर रहे हो बच्चे, क्यों क्वेश्चंस को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो? है 15 में से 2 नंबर दे दूं चलेगा क्या? है ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब कहा कि मीडिया को सरकार नियंत्रित करती है, आप लोग बता रहे हैं कि सर जी वो उसकी जिम्मेदारी है, सरकार वहां करती है। भैया नियंत्रण का मतलब ये कि सच और झूठ सरकार के लिए सही होगा तो भी सरकार, नहीं है तो भी सरकार मीडिया को कैसे नियंत्रित करती है? क्या मीडिया सरकार के दबाव में काम कर रही है? तो तभी तो वो 2 पार्ट आपको नजर आएंगे। जहां पर फोकस रखना चाहिए था कि 2 पार्ट कैसे बटे हुए हैं, एक सरकार का फेवर एक सरकार का अगेंस्ट, उसने केवल 2 पॉइंट बताकर खत्म कर दी बात। उसके बाद डायग्राम के अलावा कुछ उसके बारे में बताया ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताया, किसी न्यूज एंकर का नाम नहीं लिया कि वो लगातार सरकार के लिए, सरकार के अगेंस्ट बोल रहा है। विशाल शर्मा, रवीश कुमार, किसी का तो एग्जाम्पल लिख देते है। कुछ फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का नाम लिख देते हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि दे जस्ट वर्क अ गुड, या सरकार के अगेंस्ट या रियलिटी या प्रो या एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड। और कंक्लूजन में क्या लिखा है? सुनिश्चित करना चाहिए हानिकारक सामग्री ना पहुंचे। अरे भाई लोकतंत्र वाला पहलू कहां गया? अगर सरकार अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगी, सरकार उन्हें आजादी नहीं देगी, नियंत्रित है तो आजादी नहीं है। लेकिन अश्लील सामग्री को अगर ना हटाया जाए तो यह आजादी का हनन होगा। तो अश्लील सामग्री पड़ी रहने दे, ये तो अभिव्यक्ति के खिलाफ है। तो मीडिया का पॉजिटिव पॉइंट कहां बताया गया? कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो कि कैसे क्या कर सकते हो, है ना। वेल गुड, अच्छा लिखा है। बस इतना ही कहूंगा कि मुझे उम्मीद ज्यादा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में कर्नाटक की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चंस क्या लिखा था? कर्नाटक वार लिखने थे, कर्नाटक के युद्ध लिखने थे, इन्होंने क्वेश्चन ही बदल दिया। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दक्षिण भारत पर हुए कर्नाटक युद्धों के क्षेत्रों की राजनीतिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और आर्कोट के नवाब और मराठाओं सहित विभिन्न स्थानीय शक्तियों के बीच सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला लड़ी गई। परफेक्ट इंट्रो है भैया, गजब का इंट्रो इस सागर के बच्चे ने लिखा है। बढ़िया इंट्रो, मतलब अपनी बात को कहने के लिए इन्होंने बताया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध यह ऑस्ट्रियाई युद्ध के कारण यूरोप में एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई हुई, एक्सलाट-चैपल की सहमति पर सघन। ठीक है, दूसरा फ्रांसीसी द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। युद्ध पंडिचेरी की संधि के साथ समाप्त और सीमित कर दिया। कर्नाटक काउंट द लेली ठीक है, कर्नाटक का भैया दूसरे वाले में लिख देता था कि भारत के कुछ राज्य लाइक हैदराबाद की लड़ाई, ठीक है, चंदा साहिब और उनके बीच थी, और दूसरा कर्नाटक के नवाब की लड़ाई। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख देते, ठीक है, कि जो लड़ाई थी वो किस कंटेक्स्ट में आपको नजर आती है। उसके बाद इन्होंने तीसरे काउंट द लेली और आयरकूट के बीच क्रमशः इस बीच लड़ा गया, ठीक है, और पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी के भारत में राजनीतिक प्रदर्शन में आकार दिया। युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। क्षेत्रों पर व्यापार नियंत्रण हासिल किया, ठीक है, लेकिन उनका प्रभाव गिर गया। अंत कुछ क्षेत्रों में उनकी वापसी। कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद जैसे भारतीय क्षेत्र यूरोपियन सत्ता संघर्ष में उलझे रहे, उनके संसाधन खत्म हो गए। कर्नाटक युद्धों में ब्रिटिश विजय में भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मराठा
साम्राज्य ने कर्नाटक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्धों में उन्हें अपने पारंपरिक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में मदद की। राजनीतिक परिदृश्य एक नया आकार दिया, ब्रिटिश प्रमुख यूरोपियन शक्ति के रूप में बढ़ने और भविष्य में औपनिवेशिक शासन के लिए मंच तैयार किया। फ्रांसीसियों को सामना करना पड़ा और भारतीय शक्तियां कमजोर हो गई, जिससे भारत के प्रतिद्वंद्विता के लिए एक मिसाल कायम हुई और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत बदलाव की नींव रखी गई। बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत काबिले तारीफ है सागर, वेरी वेल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई एकदम। थोड़ा सा डायग्राम की जरूरत थी, सारे युद्धों को एक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते, एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते, लाइक जैसे ऐसे। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, ईयर, कब से कब तक, कारण और परिणाम। बस मजा आ जाता क्वेश्चंस में, है ना। थोड़ा सा और इस पर ध्यान देने की कोशिश करो। बढ़िया लिखा है वैसे, जो बात है अच्छा है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये किसका है, उपासना तिवारी का, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ कर्नेटिक वार, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच रिवेलियन इन इंडिया रिलेटेड टू ट्रेडिशनल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इट बिगन विद द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन, एंडेड विद द 7 years ऑफ वार। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ईयर भी लिख देते कि भैया ये कहानी जो है 1700 उस कंटेक्स्ट में चल रही थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। 2 मेजर पोर्ट्स, मद्रास एंड पोद्दीचेरी और कर्नाटक, यहां पर उन्होंने बताया है। भाई कर्नाटक तो नहीं है, ये तो हैदराबाद वाला पोर्शन है भाई। कर्नाटक का वार वाला पोर्शन थोड़ा ही है बच्चे ये, ठीक है। डिसाइड वन ऑल द इंग्लिश एंड फ्रेंच वर टू बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट कर्नेटिक वार, बोथ ब्रिटिश फीमेल सपोर्टर देयर ओन कैंडिडेट, रिजल्ट अनवरुद्दीन ब्रिटिश सपोर्ट डिफीटेड एंड फ्रेंच डुप्लीकेट्स वॉन द फर्स्ट वार। कारण नहीं बताया इन्होंने, है कि मद्रास में ब्रिटिश की एक मतलब ब्रिटिश का एक हिस्सा था, पोर्ट था, जिसे इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया था। अब ब्रिटिशर्स इतने मजबूत नहीं थे, तो वो अनवरुद्दीन के पास गए थे। अनवरुद्दीन से कहा था इन्होंने कि भाई हमारा जो किला है, पोर्ट है, जो फोर्ट है, उस पर कब्जा कर लिया है, आप छुड़वा दीजिए। अनवरुद्दीन ने मैसेज भेजा कि भाई आप उनका फोर्ट खाली कर दीजिए, और जो ये थे फ्रेंच, इन्होंने मना कर दिया और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो ये युद्ध बेसिकली पहला जो युद्ध था वो ब्रिटिश सपोर्टेड अनवरुद्दीन, लेकिन ब्रिटिशरों ने अपनी आर्मी से सपोर्ट नहीं किया था, केवल अनवरुद्दीन की सेना लड़ी थी और इधर से फ्रेंच, और फ्रेंच ने बड़ी बुरी तरीके से अनवरुद्दीन को हरा दिया था, ठीक है। चलो, सेकंड कर्नेटिक वार ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ अम्बूर, ठीक है। इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच, अनवरुद्दीन एंड नसीर जंग की लड़ाई थी। डुप्लेक्स एंड मुजफ्फर जंग की लड़ाई थी। बच्चा ये दो लेवल पर लड़ा जा रहा था, बात समझ में आई, 2 लेवल पर। क्यों? देखो, एक तरफ नसीर जंग और मुजफ्फर जंग थे, और दूसरी तरफ जो थे आपके चंदा साहिब और दूसरे थे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। रॉबर्ट क्लाइव बिकम द लोकल ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड चेंज द सिचुएशंस वेरी वेल। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इन्होंने ये कहा, ठीक है। चंदा साहिब डिस्ट्रॉय, ठीक है, देखो यहाँ चंदा साहिब लिखे, इन्होंने बात बताने की कोशिश की, ठीक है। उपासना, देखो तुम्हारी बात बढ़िया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किस बात को कहाँ पर कैसे किस भाषा में लिखा जाए वो थोड़ा सा मिसमैच है, ठीक है। अच्छा लिखा है। अब जैसे सपोज करो रॉबर्ट क्लाइव फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड कैप्चर हिज कैपिटल आरकूट, चंदा साहिब किल्ड बाय द राजा ऑफ तंजौर, ठीक है। एट लास्ट बैटल ऑफ वांडीवश एंड ट्रीटी ऑफ, अब बैटल ऑफ वांडीवश जो था वो तो फाइनल वार में लड़ा गया था 1760 में, है वो कहां पर मेंशन है भाई? तो कहीं ना कहीं या तो तुमने इन चीजों को लिखने की समझने की कोशिश में कहीं ना कहीं चीजें मिसमैच की हैं, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दो कि मुझे कौन सी चीजों को कहां पर दिखाना है, ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है। इसका तीसरा पेज कहाँ है भाई? दूसरा सॉलिड मीडिया नहीं, ठीक है, तो 2 ही पेज है। राइट विंग मीडिया, द इंग्लिश इन पेरिस, 10 इंग्लिश
पावर्ड इन इंडिया, नहीं भाई नहीं, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट नहीं मिला है। तो उपासना देखो तुम्हारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा व्यूज़ हैं, लेकिन उन व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। उन चीज़ों पर काम करो जिसके माध्यम से आप जो है अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से दिखा सको, ठीक है। चीज़ों को लिखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखो कि जो आप बताना चाहती हैं उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हो, किस प्रकार से उसे चीज़ों को दिखा रही हो। कई बार मैं आप लोगों से बात बता चुका हूं कि अपनी चीज़ों को लिखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें, है ना, ठीक है। देखो बाकी चीज़ों में अपना काम किया है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था, शायद आपने हिस्ट्री को इतने अच्छे से नहीं समझी है, तो थोड़ा सा इस पर और बेहतर करने की आवश्यकता है। 4 नंबर मेरी तरफ से है, मेहनत के नंबर है, ठीक है। अभी परफॉर्मेंस नहीं आई थी आपकी इस पर, ठीक है। द मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द कौन, ठीक है, ऑफ द स्टेट एंड दस इज द इंटीग्रल एंड कंपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रेजेंटली द रोल ऑफ मीडिया टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी इज डिक्लाइनिंग। बहुत बढ़िया इंट्रो है भाई, काफी बेहतरीन इंट्रो है। मीडिया सर्कुलेटिंग द मेजॉरिटी इन द पावर ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंट, मेनी times media had also tried to write against the government like in JP movement, but some reform act of the 1970 which had controlled media। बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल, ये भी accepted, ठीक है। Thus these scenario also seems today's that why allegation on media that adopt or sold media like बिकी हुई, ठीक है। So can say that the media is working majority under the government control, बिल्कुल accepted है। Yes, these days media has bifurcated into 2 parts, right wing media who's directly supported government and government policies, left wing media who's criticized government in context। A functional of the healthy democracy must be encourage the development of the journalism as the institutional that can be difficult questions to the establishment or as it commonly known as speak truth to the power। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपने बताया है। इसका तीसरा पेज क्या है, चैलेंजेस विद द रोल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, इश्यू ऑफ द लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट सेंसरशिप, मीडिया बायसनेस, फेक न्यूज, ठीक है। करंटली मीडिया रैंक इन 161 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, प्रेस मस्ट बी फ्री इफ अ कंट्री इज रिमेन्स डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेटी, ठीक है, डेमोक्रेटिक। दस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मीडिया स्टिक विद द डिटरमाइन टू द मीडिया ethics, truth and accuracy, fairness and the impartiality, transparency। बस बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब रियल एग्जाम्पल मिसिंग थे। आप थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल लिख सकते थे कि मीडिया ने आमतौर पर बहुत सारी चीज़ों को पॉलिटिकल एस्पेक्ट बना देती है, मणिपुर का कांड हो, राजस्थान का कांड हो या उत्तर प्रदेश का है, किसी चीज़ को अपने एस्पेक्ट में अपने ही एक नैरेटिव चला देती है और लोगों में नफरत भरना या डेमोक्रेसी को डिक्लाइन करने के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार है। वो पॉइंट वाला मिसिंग है उपासना, लेकिन बढ़िया लिखा है, काबिले तारीफ है, और कुछ बेहतर इसमें किया जा सकता था। और ऐसे ही आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको नंबर भी मिलेंगे, लेकिन कमियां अभी है, अभी और बेहतर इसको करने की आवश्यकता है, और बेहतर इसको किया जाना जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि आप इस पर लगातार काम करें, ठीक है, इस पर चीजों को करने की, पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, व्हाट आर द फैक्टर, ठीक है, कल वाला क्वेश्चन है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। बहुत बढ़िया। इट हेल्प फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस टू रिम्यूनरेटिव प्राइस एज वेल एज द पावर ऑफ द section of the society to buy food grains on affordable food price। farmer, center, state government, procurement of the MSP, ठीक है, allocation is a district, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम अच्छा बनाया है, ठीक है, तो ऐसे डायग्राम के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया denying the substantial food grains to the millions of its poor, ठीक है। दूसरा पेज कहाँ है इसका, ठीक है। उसके बाद आपने डायग्राम दिखाया, ठीक है, ये राइस व्हीट, बच्चे ये डेटा याद रहेगा आपका, है डेटा याद रहेगा। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स लाख टन, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू कुछ फैक्टर है। थोड़ा सा बस ये डाटा देखो, आप हमेशा डायग्राम बना देती हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ का डेटा थोड़ा सा और इजी रखो ताकि एग्जाम में तुम और बेहतर समझा सको, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। राइस का बढ़ता हुआ चलन दिखाया और फिर घटता हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर लीड टू डिक्लाइन पीडीएस,
बच्चे मैं बस थोड़ी सी एक बात पूछना चाहता हूं। देखो ये क्वेश्चंस आपने जहां से इसका फैक्ट उठाया है उसमें एक सबसे बड़ा पहलू जो मिसिंग है वो पहलू कौन सा है? वो पहलू ये है कि 2000 कोरोना के बाद से पीडीएस सिस्टम में लगातार ग्रोथ हुई है, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बढ़े हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया कि 85 करोड़ लोगों को सरकार लगातार फूड ग्रेन्स यानी कि पीडीएस सिस्टम के माध्यम से चीजों को दे रही है और आप इसके डिक्लाइन होने का दावा कर रही हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल बन रहा है। मिस इंफॉर्मेशन ऑफ पुअर नॉन पुअर वाइस वर्सा इज द सफर नियरली 61% अराइन, ठीक है। लीकेज ऑफ द फूड ग्रेन्स बहुत बढ़िया इशू। यहाँ ये रियलिटी है कि पीडीएस सिस्टम जितना इफेक्टिव होना चाहिए था उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इफेक्टिव यहाँ पर हमें रिचार्ज मतलब उसमें देखने को नहीं मिलता, तो ये अच्छी बात लिखी आपने। लेकिन प्रेजेंटली पीडीएस सिस्टम को रैशनलाइज किए बिना सरकार ने बांटने की कोशिश की है, वो बड़ा एक टास्क बना हुआ है, एक वो बड़ा पहलू छुपा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने आखिरी में क्या लिखा है? टू टेकल दिस गवर्नमेंट हैव डन सम रिफॉर्म यूजिंग आधार कार्ड विद द पीडीएस टीटीपीडीएस टारगेट बेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वुड हेल्प एलिमिनेट डुप्लीकेट द घोस्ट फेक बेनिफिशरीज। बहुत बढ़िया। तमिलनाडु इंप्लीमेंटेड यूनिवर्सल पीडीएस सच एज दैट एवरी हाउस होल्ड टू इंटाइटल, ठीक है। डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड भी लिख सकते थे कि सर जी अब जो है वो वन नेशन वन कार्ड की भी बात चल रही है, तो सरकार इसके माध्यम से भी चीजों को कर रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दिल्ली में रहने वाला है और वो यूपी में जाके भी राशन कार्ड ले ले, या दिल्ली राशन कार्ड दिल्ली का बना हुआ है और यूपी में भी एक और बनवा कर ले ले, और उसी प्रकार यूपी का बना हुआ है दिल्ली में उसका बेनिफिट ले ले, तो अब उसमें भी कुछ बदलाव किया जाना है। उपासना बढ़िया कर रही हो, है ना। द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 हाईलाइटेड, इतना पुराना डाटा थोड़ा सा सोचो कि 2022-23 का डाटा लिख दो, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल द रिप्लेसिंग सब्सिडीज पीडीएस सब्सिडाइज विद द डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन जो है ना पुरानी डेट के आधार पर लिखा हुआ है, तभी आपने पीडीएस को डिक्लाइन कंटेक्स्ट में दिखाया। वेल अच्छा है, थोड़ा सा और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा और इसमें बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक बेहतर नहीं करोगी तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर में आपको इसमें अलॉट करता हूं, तो कुछ बेहतर है, कुछ चीजें अच्छा कर रही हो, बट अभी भी इसमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रणीत, ठीक है। द कर्नाटिक वार इज अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दैट बोथ बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सम लोकल पावर लाइक नवाब ऑफ आर्कोट एंड मराठास इन द 18th सेंचुरी एट साउथ इंडिया। कर्नाटिक, फर्स्ट कर्नाटिक वार, देखो ऐसे इन्होंने टेबल की फॉर्म में दिखाया, ये बड़ी अच्छी बात रखी है भाई, ठीक है। लाइक एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाग एक्स शेपले, ठीक है। किस किस के बीच? निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ कर्नाटिक, दोनों बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स एंड एस्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ द पेरिस 1763। 1760 में इसी के अंदर बैटल ऑफ वेंडीवश भी था। तो वेंडीवश जो था एक निर्णायक युद्ध था जिसमें आपको चीजों को लिखना था, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा और अच्छा आपको नजर आता, ठीक है। वेल अच्छा लिखा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ठीक है, इंपैक्ट ऑफ कर्नाटिक वार, इंपैक्ट की दिखाने की कोशिश करी इन्होंने। एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर, डोमिनेंट ऑफ यूरोपियन पावर इमर्ज, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन पावर इमर्ज। थर्ड कर्नाटिक वार, वीकेंड बाय द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीकेंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर गेन कंट्रोल ओवर द की टेरिटरीज। Okay, loss of resources from Indian kingdom, Maratha, Mysore, Hyderabad were involved in their 3 wars, ठीक है, all 3 में connected थे। The stage of the mature colonial rule, the victory of Britisher lead to the future expansion control in India. The Carnatic War resulted political, economical instability in India and also set up a path to transform India under the colonial rule। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ी सी इसमें जो कमियां हैं, एक दो पॉलिटिकल जो आपके ब्रिटिशरों की तरफ से किसने लड़ा गया, जैसे आकाश ने लिखा था कि रॉबर्ट क्लाइव थे कर्नाटिक वार में, और उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वार में फ्रेंच की तरफ से जिन्होंने गलतियां की थी, है ना, एक वो, तो उनका भी नाम कुछ मेंशन कर सकते थे, ठीक है।
काउंट द ले ली, ठीक है। वेल, अच्छा लिखा है, मैं बड़ा एक्सेप्ट करता हूं इस क्वेश्चंस को, बड़े अच्छे से आपने अपनी बातों को बताने की कोशिश की है, काबिले तारीफ है। मार्क्स की बात करूं तो हाँ, आप डिजर्व करते हैं, इसमें से बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिलने चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि 7 नंबर आपको मैंने इस पर अलाउट किए हैं, तो बढ़िया है, थोड़ा सा और अच्छा इसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भैया हमारा सैयद आयशा का। तो सैयद आयशा क्या लिखती है, हरित क्रांति के बारे में लिखती है। सैयद आयशा, काइंडली वर्क ऑन हैंड राइटिंग पर काम करो। अगर दूसरे बच्चों से बेहतर करना है, दूसरे बच्चों से आगे निकलना है, तो यू शुड वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग अनटिल अनलेस यू विल बी, आप पीछे रहती चली जाएंगी। हरित क्रांति मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, जिसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों का स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ावा दिया गया, ठीक है। हरित क्रांति लागू क्यों हुई, लगातार 2 वर्षों में गंभीर सूखे की स्थिति, लगातार पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने भारत को 480 आयात करने से निर्यात मना कर दिया था, कृषि में चरम स्थिति, असमानता तथा बढ़ती हुई समानता को कम करने के लिए कृषि कम अनियंत्रित वृद्धि के कारण, ठीक है। उपर्युक्त सभी बच्चे थोड़ा सा देखो, आयशा दिमाग बहुत तेज चलता है ना, अभी कोई ग्रुप में कोई बात हो जाए एकदम सबसे पहले रिप्लाई करोगी है सभी। थोड़ा सा ये देखो कि कौन से शब्द को कैसे बनाना, कारणों से स्थितियों की उतारने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। ये एक रणनीति थी जो अक्टूबर 1965 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। यहां तक सही लिखा। हरित क्रांति के लाभ, कृषि उत्पादन में वृद्धि, परंपरागत, थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करो भाई, ये कट जो है आगे से एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मना कर दूंगा, एकदम क्वेश्चंस पूरा कट कर दूंगा आगे से। परंपरागत बीजों से गेहूं उपज 1300 क्विंटल हेक्टेयर थी, हाई यील्डिंग बीजों से उपज 3200 क्विंटल हेक्टेयर तक पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद आय में बढ़ोतरी हुई, सामाजिक क्रांति पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक क्रांति के साथ, ठीक है, क्योंकि किसानों में पुराने सामाजिक मान्यताओं को, रीति रिवाजों जैसे पारंपरिक की विद्या छोड़कर प्रौद्योगिकी हाई यील्डिंग, ठीक है। रोजगार में वृद्धि हुई, आप लोगों को यह भी दिखा दिया। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, रसायन का अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, नलकूपों का अधिक सिंचाई के कारण जल स्तर कम हो गया, ठीक है। और हाई यील्डिंग बीजों का लेवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ठीक है, मक्का तक सीमित रहा। आधुनिक मशीनीकरण के कारण ग्रामीण रोजगार में गिरावट आई, ठीक है। निष्कर्ष, हरित क्रांति से जितना लाभ हुआ उतना ही नुकसान भी हुआ, ठीक है। परंतु इस नीति के कारण अकाल जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिली और भारत का अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिली। कुछ पॉइंट मिसिंग है लेके, जैसे इसके माध्यम से केवल उत्तर भारत को टारगेट किया गया था, उत्तर भारत वाला पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग है, फैक्ट थोड़ा सा मेंशन करना था। पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, बाकी साउदर्न स्टेट और ईस्टर्न स्टेट में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो ये हरित क्रांति क्षेत्रीय फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक क्षेत्र तक ही सीमित थी, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। वेल, आपने अच्छा एफर्ट लगाया है, अच्छा चीज़ों को लिखने की कोशिश की है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो 3.5 नंबर है ना, तो अभी और ज़्यादा इस पे काम करना है, हैंड राइटिंग पर काम करना है, और हरित क्रांति के लाभों को आप डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते थे, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर काम करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको लगता है कि मीडिया कौन है भाई, बच्चा नाम लिख दिया करो भाई। लोगों ने मीडिया के भाग लेने, मीडिया के लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में किया गया है, जो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की सभी शक्तियां हाली है। बाद में मीडिया भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम शासित है, ठीक है, 161। मीडिया लोकतंत्र नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर, इनमें से शोषण, सेंसरशिप, मौलिक अधिकार, सामाजिक हितों में, यह इन्होंने थोड़ा सा अच्छा लिखा है ना, थोड़ा सा इन्होंने अच्छा लिखा है। मीडिया हाउस मालिकों नियंत्रण, अधिकतम लाभ हेतु वंशायतु, पत्रकारों दबाव, राजनीतिक दबाव, अधिकतम टीआरपी हेतु मीडिया ट्रायल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मीडिया लोकतंत्र पर नियंत्रण, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा मीडिया अलग से कुछ अधिकार प्राप्त नहीं करती, इन्हें भी आपातकाल की स्थिति में बरकरार द्वारा निलंबित करके प्रेस को पूरी तरीके से अपनाने में, अपने नियंत्रण में लिया है, ठीक है, ये बढ़िया लिखा है। वर्ष 1950 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय सेंसरशिप लगा देना, इसका एक जीवंत उदाहरण है। मीडिया अपराध, भारत में सीआरपीसी के शादी हाल में सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल सूचित किया गया। सरकार द्वारा किसी भी सोशल मीडिया सामग्री सूचना अधिनियम ठेक मणिपुर हिंसा को देखने को मिलता है। एक और जहां मीडिया लोगों तक सही समय पर सही राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मुद्दे पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के प्रति इसका झुकाव ने लोगों को मीडिया के प्रति विश्वसनीयता को कम कर दिया। साथ ही मीडिया ट्रायल सुनवाई से पहले जनता को भ्रमित करने और उद्देश्य से उनको गलत संदेश पहुंचाने, स्टिकर्स जिन पत्रों को जोखिम लेने दिए जाते हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर मीडिया की कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। यदि लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दों अलावा मीडिया पर सरकार का नियंत्रण सही प्रतीत होता है, परंतु मीडिया के लिए अनुच्छेद 19(1) के निलंबन सरकार की जवाबदेही कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न करती है।
मीडिया ट्रायल तथा महिलाओं का असीमता हेतु लिए गए सरकार के फैसले एकदम सही प्रतीत होते, साथ ही मीडिया को भी चाहिए कि उचित जांच पड़ताल के लिए। बहुत लंबा कंक्लूजन लिखा है। कुछ कमियां हैं क्वेश्चन में, कमियां जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा था कि दाव पार्ट में बटा हुआ थे, तो सरकार के लिए और सरकार के खिलाफ काम करने वाला उस पहलू को भी इसमें मेंशन किया जाना था, उस पहलू को भी इसमें लिखना था, लेकिन आपने उस पहलू को, उस पॉइंट को मिस कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर काम करने की कोशिश करो, और ज्यादा इस पर हमें काम करना है। वैसे अच्छा लिखा है, 6 नंबर 5.5 नंबर आप कह सकती हैं कि मैंने आपको दिया है। जिस बच्चे का भी ये सवाल था, एफर्ट अच्छा लगाया, पहली बार मैंने इनका क्वेश्चन चेक किया है, तो काबिले तारीफ ये पॉइंट मुझे दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों का, ये कौन है बच्चा? ये है सानिया, यानी कि हमारी ये तो जसवीन है, जसवीन अच्छा लेगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं, इस बच्चे का नाम है हमारा सानिया। थोड़ा सा भाई मैंने कहा था कि हैंडराइटिंग पर काम करो और मुझे साफ पिक्चर भेजा करो। बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपयोग करना। ठीक है। महत्वपूर्ण चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अभी अपेक्षित मात्रा में लोगों का समावेश नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण है कि जो संस्थागत रूप से ले चुके, जैसे भ्रष्टाचार, इस समावेशन त्रुटि के कारण उच्च आय वाले लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक लाभ उठा लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, देखो इतना लंबा अगर मैं केवल और केवल इंट्रो ही मेंशन करूं, देखिए यहां पर एक पॉइंट हो गया, ठीक है, गिरावट, ठीक है, यहां तक सही है, कोई बात नहीं, हाँ अब ठीक है ना। थोड़ा सा भाई गैप छोड़ दिया करो, गैप। अगर आप क्वेश्चन में गैप नहीं छोड़ोगे, मुझे इस पॉइंट से समझ में आया कि आप क्या कहना चाहती है, लेकिन अगर ये पॉइंट ना होता तो मैं क्या समझता इस क्वेश्चन को, है। थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दें कि इस चीज़ों को भी करने की कोशिश करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अभी भी अपेक्षित मात्रा में लोगों को समावेश नहीं हो पाया। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सबसे बड़ी कम जोड़ी, ठीक है, सबसे कम कहाँ है भाई, जोड़ी है कि इसके द्वारा अभी तक अपेक्षित मात्रा में निरपेक्ष गरीबी को कम नहीं किया गया है, अर्थात पीडीएस के निर्धन लोगों को सीमित मात्रा में ही लाभ मिल पाता है। एक अनुमान के अनुसार निर्धन लोग अपनी आवश्यकताओं का लगभग 25% भाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा पाए हैं। मानसून में मौसम में खरीदे गए अनाज में कई तरीके की फफूंदी, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। सरकार की ओर से उपाय किए गए हैं। ठीक है, सरकार पीडीएस वस्तु ग्रहण पर, ठीक है, आधार लिंक के सरकार, ठीक है, भंडारण सुविधाओं का आधुनिकरण करके, ठीक है, लक्ष्य वितरण यानी कि टारगेट बेस्ड पीडीएस सिस्टम वितरण, ठीक है, किसान, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकार, जिला, तहसील, ब्लॉक, गोदाम, अजीत माल्या की दुकान, लाभार्थी। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर से अधिक लाभकारी बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कदम उठाए हैं। लिंकेज, ठीक है, लिंकेज नहीं लीकेज है, लिंकेज बदल जाएगा, लिंकेज कहते हैं जोड़ना, लीकेज कहते हैं चीज़ों का बर्बाद होना। लक्ष्य वितरण एनएसएफए का आवंटन केंद्रीय, ठीक है, आधुनिकरण। बच्चा थोड़ा सा बस रिप्रेजेंटेशन सही कर लो। रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका चीजों को दर्शाने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। बढ़िया लिखा है, डेटा बहुत अच्छा आपके पास है। अगर डेटा आपके पास इतना है तो इसका मतलब आपको और ज्यादा बेहतर इस पर काम करने की आवश्यकता है। आपने बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को बताने की कोशिश की है। बात करूं अगर मैं मार्क्स की तो 4 नंबर बल्कि 4.5 नंबर मैं इस पर दूंगा। आपने डेटा लिखा है लेकिन तरीका सही नहीं है। डेटा लिखो, बात रखो, लेकिन तरीके के साथ अपनी बातों को कहने की कोशिश करो। जितना अच्छा तरीका आपका होगा उतना अच्छा बेहतर आप उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, याद रखिएगा। वे कौन से कारक है जिसका वितरण, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा आता है, ये भी हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध। युद्ध कहां है भाई? यहां पर है। दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी में कर्नाटक का युद्ध इस क्षेत्र में राजनीतिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण पड़ गया। मुख्य रूप से भारतीय सेना चवा, ठीक है, मुख्य भाग प्रथम कर्नाटक युद्ध। भैया बहुत लंबा इंट्रो है सानिया बेटू, इतना लंबा इंट्रो नहीं लिखा जा सकता, इतना लंबा इंट्रो नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा,
भारतीय सैन्य सेवाओं के इतिहास में सबसे अधिक मूल्यांकित युद्धों में से एक रूप में दर्शाया गया है। बच्चे इतना लंबा नहीं लिख सकते इंट्रो, थोड़ा सा कम करो, कम करोगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ में भारतीय शासकों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए थे। पहला कर्नाटक युद्ध में लड़ा गया 1746 में लड़ा गया था, ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी का लड़ना नहीं। देखो लिखना इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत पूरी किताब है, लेकिन मुझे पूरी किताब को अपने शब्दों में अपने तरीके से लिखने हैं, बतानी है, तो इसका मतलब मुझे उस पर काम करना होगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण निजाम उल मुल्क की मृत्यु थी, जो हैदराबाद के नाम स्वतंत्रता। यह युद्ध प्रारंभ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच हस्तक्षेप के कारण। सबसे पहली बात, केवल और केवल हैदराबाद के निजाम की मृत्यु ही कारण नहीं थी, दो एस्पेक्ट में युद्ध था। पहला, कर्नाटक के नवाब की मृत्यु की वजह से आपका मुजफ्फर जंग और नसीर जंग की लड़ाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में भी लड़ाई हुई थी, जिसमें चंदा साहिब और अनवर, जो चंदा साहिब थे, उनके खिलाफ लड़ाई थी। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देने की कोशिश करें कि इसे किस तरीके से मेंशन करके लिखा जाए। मजा नहीं आया, थोड़ा सा इस पर और काम करने की कोशिश करो। तीसरा युद्ध 1758 में ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र सिलेसिया नामक राष्ट्र पर कब्जा करना चाहते थे, संधि द्वारा, ठीक है। कर्नाटक युद्ध में 18वीं शताब्दी में प्रतिदिन युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख क्षेत्रों में। तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी, ठीक है। निष्कर्ष, कर्नाटक युद्ध में राजनीतिक परिदृश्य के रूप में नया रूप दिया था, जिसमें कर्नाटक युद्ध में शुरू में सैन्य संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि 18वीं शताब्दी के तटीय पट्टी नियंत्रित करने के लिए फ्रांसीसी, मराठा, मैसूर और ब्रिटिश के बीच आयोजित किया गया था। विशेष रूप से उल्लेख किया गया है पहला कर्नाटक शुद्ध शक्तिशाली ब्रिटिश द्वारा। नहीं, मजा नहीं आया भाई। देखो बहुत सारा आपने लिखने की कोशिश की, लेकिन जो मुझे जरूरत थी, जो मैं चाहता था आपसे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। तो इस पर और बेहतर करने की कोशिश करो, कंटेंट कम करो, कंटेंट कम करो, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट के आधार पर अपनी बातों को बताने की कोशिश करो, तब इसका ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रागनी का राज्य की अवधारणा मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरा पेज नंबर 1, ठीक है, इंट्रो है, ओके। इस प्रकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, एक कार्यशील स्वस्थ लोकतंत्र को एक ऐसी संस्था के रूप में प्रतिपादित किया, ठीक है, ठीक है। जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि सत्य के पक्ष में सत्ता समक्ष खड़े हो, स्पीक ट्रूथ पावर। मीडिया के दो भागों में बांटा गया है, वकालत की स्पष्ट क्षमता और राजनीतिक मुद्दों को तैयार करने की निहित क्षमता के दोनों मीडिया का काम करता है। भारत का संविधान आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, आमतौर पर राज्य के विरुद्ध और लागू होता है। हालांकि संवैधानिक संरक्षण के बावजूद भारत में पत्रकारों और मीडिया के संस्थानों की कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं की ओर से भी धमकी, हमले और भयादोहन किया जाता है। मीडिया की भूमिका नेताओं, जवाबदेही, ठीक है, सूचना प्रदान करना। उसके अलावे 2019 में सोशल मीडिया प्रचार की क्षमता पर ध्यान दिया गया। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। भारत चुनाव आयोग के परामर्श से आचार संहिता का एक सेट विकसित किया गया था, जिसे सोशल मीडिया के स्वतंत्र, धार्मिक, नैतिक उपयोग के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मीडिया निष्पक्ष ढांचे के प्रावधानों की खोज करता है, इसलिए देश में स्वतंत्र प्रेस के साथ साथ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कानूनों का शासन होना चाहिए और मीडिया को निजी स्वामित्व या सरकार का वकालत करते हुए तटस्थ होना चाहिए। रागनी बच्चे देखो, जो आप बताना चाहती हैं बहुत अच्छे से उसको बताना चाहा जरूर है, लेकिन क्वेश्चंस की डायरेक्शन बताने के बाद भी नहीं हो पाई सही, और मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चंस नहीं गया है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चंस में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मार्क्स मैं केवल नोट एक्सेप्टेड नहीं लिख रहा हूं, नोट एक्सेप्टेड एक सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में कुछ चीजें आपने जरूर इसमें बेहतर लिखी हैं। मेहनत के 3 नंबर आपको यहां पर अलॉट हुए हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देने की कोशिश करें, थोड़ा सा इस बारे में काम करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का नीलिमा का, ठीक है, इनका देख लेते हैं भाई। डू यू थिंक गवर्नमेंट कंट्रोलिंग मीडिया, ठीक है। द मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड कंसेप्शन ऑफ द स्टेट एंड द प्लेज अ विटल रोल इन डेमोक्रेसी। इट इज द नेसेसरी फॉर द badly and the functional democracy, promote the development of the journalism. Article 19 guarantee the right of the freedom of the expression and speech, ठीक है। However, in spirit of the protection from the constitution, these have been many challenges faced by the journalist. Media is the engine that drives democracy broad based on the guest for the institute, ठीक है। Factor promoting democracy by the media, ठीक है, ये पॉइंट इन्होंने अच्छे बताए, ठीक है। लाइक इंकरेज पब्लिक डिबेट, प्रोवाइडिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ पर देखना मीडिया बायस रीजन, इशू ऑफ द लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप एंड
सेंसरशिप, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, ठीक है, फेक न्यूज ड्यू टू द राइज ऑफ सोशल मीडिया. Nowadays we take some media houses as a gaudy media and some as a anti-national and anti-majority. The people seems to be losing belief in media. For example, recently wrestler revolt in Jantar Mantar, बहुत बढ़िया. उसके बाद null footage of the Manipur case, ठीक है. The way forward is not printing out the mistake but making a space where people feel that they are secured by the content. Need to do permanent like invest, ठीक है. मीडिया, ठीक है. वी पीपल मस्ट ऑल्सो इंश्योर द चेक एंड वैलिडिटी इन द सोर्स. इफ गवर्नमेंट इज मीडिया पीपल गो हैंड टू हैंड, इंडिया वुड बी अ बेटर प्लेस. थोड़ा सा कंक्लूजन पर काम करो, है ना. वैसे तुम्हारे व्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है. मीडिया के दो पार्ट आपने बताए हैं कि एक गोदी मीडिया और एक एंटी नेशनलिस्ट. मतलब जो सरकार की बात करेगा वो गोदी मीडिया होगा और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनलिस्ट होगा. थोड़ा सा इन शब्दों को, रिजिडिटी को कम करो. आपने क्वेश्चंस की रिजिडिटी को बढ़ा दिया और रिजिडिटी को बढ़ाने से आपका मसला, जो क्वेश्चंस का मजा है वो किरकिरा हो गया, ठीक है. थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर काम करो और अपनी बातों को कहने के लिए बेहतर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करो. जंतर मंतर का एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, मणिपुर का एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों में सरकार के द्वारा और आजादी के बाद से किस तरीके से चीजों में बदलाव हुआ है उन पर भी काम करना होगा. दैट्स गुड. नीलिमा, अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है और मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, काबिल तारीफ है, बट अभी भी बहुत सारी कमियां इस क्वेश्चंस में है जिन पे आपको काम करना है. That is all about today's क्लास. आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे. माफी चाहता हूं जिन लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, मैं रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि फोन में नहीं लाया था आज. तो आप लोग इंतजार करें, कल की क्लास में बाकी सब लोगों के रिव्यू हो जाएंगे. लाइक सुमेधा आर्या का मिसिंग है और इसके बाद जाहिद का, बहुत सारे बच्चों के मिसिंग है, कल को हो जाएगा. बाकी आप लोग आज के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा. कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चंस के साथ कुछ रिव्यू पॉइंट भी भेज सकूं. इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू.